देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर, effect of temperature on resistance and resistivity. Resistivity of a conductor टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है। तो अलग अलग टाइप के कंडक्टर्स होते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी अलग अलग तरीके से अफेक्ट होती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर मेटालिक कंडक्टर की हम बात करें, फॉर मेटालिक कंडक्टर ये रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आप देखिए, आप इससे एनालिसिस कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी किस तरीके से टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। फॉर मेटालिक कंडक्टर के केस में ये जो टाउ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो चेंज होगा नहीं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा नहीं, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। दैट मीन्स ज़्यादा फर्क क्या, इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस पर भी वेरी स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज का बहुत ज़्यादा इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर रिलैक्सेशन मेटालिक कंडक्टर के केस में जो टाउ है ये चेंज होता है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटालिक कंडक्टर में जो कोर होते हैं उनका वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, वो तेज़ी से फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ जाती है, तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं। तो जब तेज़ी से वाइब्रेट करने लगेंगे तो जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स से उनका कोलिजन का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी मतलब जल्दी जल्दी कोलाइड करने लगेंगे, मतलब रिलैक्सेशन पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और रिलैक्सेशन पीरियड अगर जल्दी जल्दी कोलाइड करने का मतलब कि एक कोलिजन में जो लगने वाला एवरेज टाइम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो जाहिर सी बात है रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। अब ये डायरेक्ट आपको याद करना होगा, रो इक्वल्स टू रो नॉट। हम टेम्परेचर इंक्रीज पर दिखा रहे हैं 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। आप ये अल्फा को कहा जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसको कहा जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। और इसकी वैल्यू होती है अल्फा की वैल्यू होती है इन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इंटू डेल्टा टी। तो इसका मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, इस तरीके से ये डिफाइन है। आप इसकी यूनिट फाइंड कर सकते हो। और ये रेजिस्टिविटी का डिफरेंस है ये, तो ये क्या हो जाएगा, पर डिग्री सेंटीग्रेड है कि नहीं, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरीके से अगर हम रेजिस्टेंस, चूंकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस पक्का बढ़ेगा। तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस भी वेरी करता है अकॉर्डिंग टू मेटालिक कंडक्टर के केस में मैं बता रहा हूँ आर नॉट 1 प्लस अल्फा। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए ये अल्फा है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इनटू डेल्टा टी। तो फिर वो उसी तरीके से आप इस अल्फा को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या, कि आर माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट अपॉन डेल्टा टी।
तो इस तरीके से डिफाइन होगा कि चेंज इन रेजिस्टेंस, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट इंक्रीज या चेंज इन टेम्परेचर। इस इक्वेशन के हिसाब से आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो मेटालिक कंडक्टर के केस में। अब ये तो मेटालिक कंडक्टर का केस हो गया। अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, विस्कोसिटी कम हो जाता है और उसमें आयंस मूव करते हैं। करंट कैरियर्स क्या रहते हैं? आयंस। तो उस केस में जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाती है ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी डिक्रीज होती है तो मोबिलिटी ऑफ आयन बढ़ जाती है, जिससे रेजिस्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, है कि नहीं भाई? कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो ये तो इलेक्ट्रोलाइट की बात हुई, मेटालिक कंडक्टर, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट। इसके बाद बात आती है सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है? ये थोड़ा उल्टा शो करते हैं। सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है ये पूछा जाता है, लेकिन ये डिटेल में हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में। सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन मेटलाइट्स भी बोला जाता है इनको। तो सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। अनलाइक मेटल्स में क्या हो रहा था? रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रही थी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो आप इसी फार्मूले से m/n/e² टाउ से ही अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो इसको भी तो एक्सप्लेन कर सकते हो। आपके बुक में इसी से एक्सप्लेन किया गया है। एक और थियरी होती है एनर्जी बैंड थियरी, ठीक है? तो उससे भी एक्सप्लेन किया जाता है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में। उसके हिसाब से जो रो का फार्मूला होता है, रो इक्वल्स टू ρ0 e⁻⁰kb/t, ये फार्मूला होता है। हाँ, kb/t ये फार्मूला होता है। कहने का मतलब रो किस तरीके से टेम्परेचर के साथ वैरी करता है, ये दिखाया गया है। और वहाँ ये ये फार्मूला दिखा रहा है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो ये इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है। अगर ये फ्रैक्शन आएगा, जितना छोटा आएगा उतना ही कम इसकी वैल्यू होगी, और वो मल्टीप्लाई होगा तो रो उतना ही डिक्रीज करेगा, ठीक है? तो टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, हायर टेम्परेचर रखोगे, तो उस केस में जो रो टी की वैल्यू आएगी वो इतनी आएगी। इस तरीके से आप यहाँ से भी एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ होता क्या है, अब ये याद रखने वाली बात है कि यहाँ पर जो रिलैक्सेशन पीरियड है, यहाँ पर भी क्या होता है? डिक्रीज होगा। यहाँ भी रिलैक्सेशन पीरियड डिक्रीज होगा, बट हम जैसे कि मेटल्स में बता रहे थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, लेकिन यहाँ दो तरह के कैरियर्स होते हैं। वहाँ हम लोग पढ़ेंगे, जब उसको पढ़ेंगे, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, इस वजह से इसकी कंडक्टिविटी कम होती है या रेजिस्टिविटी हाई होती है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस सेमीकंडक्टर के केस में नंबर ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, जबकि रिलैक्सेशन पीरियड डिक्रीज होता है। तो ये तो इंक्रीज कराएगा रेजिस्टिविटी को, टाउ की वैल्यू डिक्रीज होगी इसमें भी। तो ये क्या करेगा? रो की वैल्यू क्या करेगा? इंक्रीज कराएगा एज लाइक मेटल्स। लेकिन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतना ज़्यादा बढ़ते हैं कि इसके फैक्टर को ये डोमिनेट कर जाता है। दैट मीन्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी।
तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं ज़्यादा, और यही फैक्टर डोमिनेट करता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। दैट्स व्हाई इन केस of semiconductor, when we increase the temperature of semiconductor, then its resistivity decreases and its conductivity increases। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। इसके बाद हम बात करते हैं एलॉयज की। एलॉयज क्या होते हैं? वो लगभग कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट रेजिस्टेंस उससे फॉर्म किए जाते हैं, जैसे नाइक्रोम है, मैग्नीलिन है, कांस्टेंट है, उनसे कांस्टेंट रेजिस्टेंस या कांस्टेंट रेजिस्टिविटी के रेजिस्टर्स फॉर्म किए जाते हैं। उनके रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, या ये कहें कि वेरी स्लाइट इफेक्ट पड़ता है ऑफ द टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय। एलॉय पर रेजिस्टिविटी, एलॉय पर टेम्परेचर चेंज का, एलॉय की रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर चेंज का वेरी माइल्ड इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा सा स्लाइटली नेग्लिजिबल चेंज होता है, ऑलमोस्ट हम कह देंगे कि कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है ऑन एलॉयज। टेम्परेचर का एलॉयज की रेजिस्टिविटी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये डिस्कशन हुआ टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे ओमिक एंड नॉन ओमिक सर्किट की। साथ ही में ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि बीच में आते हैं, जो कि बताना ज़रूरी है। एक होता है सुपर कंडक्टर। जो कंडक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे कंडक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे एलॉय होते हैं, रियली मेटल के एलॉय बनाए जाते हैं आर्टिफिशियली। ठीक है, ये कहा जाता है कि जैसे ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ को फॉलो करने वाले जो कंडक्टर्स होते हैं, ख़ास तौर से मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं, जो कि लो टेम्परेचर पर फेयरली ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। अभी हम ओम्स लॉ को डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से फॉलो करते हैं, और फॉलो करने के लिए क्या कंडीशन होता है, कौन कौन नहीं करता है। तो ये पूछा जाता है, छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा हम सुपर कंडक्टर के बारे में बता दें कि कुछ मेटालिक एलॉय बनाए गए आर्टिफिशियली। ढूंढा ये जा रहा है कि कोई ऐसा कंडक्टर मिले जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, 0। एक बार आप करंट फ्लो करा दो, कई दिन तक वो करंट हमें मिलती रहे, लॉस ना हो करंट का। ऐसा अगर कंडक्टर मिल जाए तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और रिक्वायरमेंट हमारी थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी में कंप्लीट हो जाएगी। वो कैसे? तो ये जो सुपर कंडक्टर होते हैं, इनमें इन एलॉयज में, मेटालिक एलॉयज को जब कूल करें लो टेम्परेचर पर, जाहिर सी बात है, अगर टेम्परेचर लो रखोगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, लो होगी मेटल्स में। तो मेटल के एलॉय की भी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, धीरे धीरे डिक्रीज करती जाती है। एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि एलॉय, मेटालिक एलॉय की रेजिस्टिविटी 0 हो जाती है। तो जब रेजिस्टिविटी 0 हो जाएगी तो उस टेम्परेचर पर वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। दैट मीन्स इफ वन टाइम्स करंट इज फ्लोन थ्रू द सर्किट और दैट कंडक्टर, द current will never dead unless a resistor is connected to the circuit। कोई ऐसा फैक्टर चूँकि लॉस करे एनर्जी को, अगर ऐसा कंडक्टर या रजिस्टर अगर नहीं जुड़ा है सर्किट में, तो वो इनफाइनाइट टाइम तक वो सर्कुलेट करती रहेगी करंट इनसाइड सर्किट, बिकॉज इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स 0। रियली सुपर कंडक्टर में ये कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लगता है विदाउट एनी ऑब्स्टेकल। ठीक है, हम कह रहे थे ना कि इलेक्ट्रॉन बार बार कोलाइड करता है, ये कोलिजन होता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन एज लाइक क्लाउड मूव करता है, जैसे क्लाउड आकाश में मूव करते हैं विदाउट एनी रेजिस्टेंस, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं इनसाइड
those alloys at that particular temperature. That temperature is called critical temperature. जैसे मरकरी है, मरकरी के लिए वो टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 4 केल्विन, 4 केल्विन। उसी तरीके से लेड के लिए होता है 7 पॉइंट समथिंग। तो इस तरीके से उतने लो टेम्परेचर पर ये 273 से थोड़ा सा -273 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, है कि नहीं? 7 डिग्री या 4 डिग्री ज़्यादा होगा, क्योंकि उस टेम्परेचर में जब हम 273 जोड़ेंगे तब आएगा 4 केल्विन या 7 केल्विन। तो आप समझिए कितना लो टेम्परेचर है। उतने लो टेम्परेचर पे ये सुपर कर, लेकिन हम 125 केल्विन तक पहुंच गए हैं। ठीक है, कुछ एलाइज या इतना ऐसा बनाए हैं जो कि 125 केल्विन पर सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है और एफर्ट्स जारी हैं। तो वो जब मिल जाएगा तो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, अगर वो सस्ता हुआ तब, कि हम अपने सर्किट में उसको यूज़ कर सकें या डिफरेंट अप्लायंसेस में यूज़ कर सकें। तो है, ये बात रही सुपर कंडक्टर की। अब मैं बात करूँगा ओमिक एंड नॉन ओमिक सर्किट की। ये क्या है? ओमिक सर्किट वो होता है जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करे। ओमिक एंड नॉन ओमिक सर्किट। तो ओमिक सर्किट वो होता है जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करो। दैट मीन्स V और I में रिलेशन जो हो वो क्या हो, स्ट्रेट लाइन है। लेकिन मेटालिक कंडक्टर की ही अगर बात करें, मेटालिक कंडक्टर में अगर आप करंट फ्लो कराओ तो थोड़ी देर के बाद उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा, और कुछ समय के बाद इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से मिलने लगता है। कुछ देर तो सीधा रहेगा, उसके बाद ये बेंड हो जाएगा। ठीक है, किधर? वोल्टेज की तरफ। क्यों? क्योंकि आप अगर इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसकी करंट क्या होगी, ज़्यादा वोल्टेज लगाने पर भी करंट उस रेशियो में नहीं बढ़ पाएगी बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो अब कांस्टेंट रहा नहीं, टेम्परेचर के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इस कारण से ओम्स लॉ को वो फॉलो नहीं कर पाता है। इवन एट हाई टेम्परेचर रखा तो मेटल को लो टेम्परेचर पे ही वो क्या कर पाता है, ओम्स लॉ को फॉलो कर पाएगा। ठीक है, मेटालिक कंडक्टर अगर हो तब पर भी। इसके बाद जो न फॉलो करने वाले हैं मटेरियल, वो खासतौर से सेमी कंडक्टर्स हैं। ठीक है, सेमी कंडक्टर्स आर नेवर फॉलोड ओम्स लॉ। कहने का मतलब वोल्टेज डिपेंडेंस उनकी करंट नहीं, इसमें वोल्टेज डिपेंडेंस करंट नहीं होती है ओमिक सर्किट में। लेकिन नॉन ओमिक सर्किट में क्या होगी, वोल्टेज के पर डिपेंड करती है करंट। तो जैसे सेमीकंडक्टर में आप लोग वहाँ पढ़ोगे, जब सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ोगे, कि पीएन जंक्शन डायोड में जो करंट होती है कुछ इस तरह से उसका कैरेक्टरिस्टिक आता है। ग्राफ, कैरेक्टरिस्टिक मतलब ग्राफ, किसके किसके बीच में, वोल्टेज, और इसको कहा जाता है फॉरवर्ड बायस। अब वो आप वहाँ समझोगे, पीएन जंक्शन डायोड एक डिवाइस होता है जिसको कि आप बैटरी से फॉरवर्ड बायस एक तरीका होता है जिसमें कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से उसका एक सेक्शन और नेगेटिव टर्मिनल से दूसरा सेक्शन है, उसी को रिवर्स करके अगर कनेक्ट करते हो तब वो करंट कैसे देता है अलग अलग पोटेंशियल पर, वही यहाँ दिखाया जाता है। तो जो जैसे फॉरवर्ड बायस अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ऐसा मिलता है ग्राफ V और I में, और रिवर्स बायस कनेक्ट करते हैं तो उधर वोल्टेज इधर दिखाएंगे, करंट इधर दिखाएंगे, तो ऐसा मिलता है। तो दोनों तरफ लगभग सेम है, बस ये है कि ये करंट मिली माइक्रो एम्पियर की होती है, ये मिली एम्पियर ऑर्डर की होती है। तो इस तरीके का ग्राफ मिलता है। आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये नॉन ओमिक सर्किट है। ठीक है, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं किया। ऐसे जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, थायरिस्टर है, थायरिस्टर में ग्राफ कुछ अजीब मिलता है, इस टाइप से मिलता है। एक ही वोल्टेज पर दो करंट होती है, I1 I2, तो इस तरीके से मिलता है थायरिस्टर में।
ग्राफ। और भी हैं डिवाइसेस, थर्मिस्टर है, थायरिस्टर है, और भी डिवाइसेस होते हैं जिनमें कि जो कि तो सर सेमी कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर डिवाइसेस डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, ठीक है, वो ओम्स लॉ को, नॉन ओमिक सर्किट होते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम बताएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस या